हेलो 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 मकैंचीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सुना दो क्या हाल चाल। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं कुछ कि आज के लेक्चर में क्या करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, साइक्रोमीट्रिक कुछ टर्म्स की थी। क्या क्या किया था? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन। उसके अलावा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा एप्जोन फार्मूला किया था, स्पेसिफिक एंथैल्पी का फार्मूला किया था। ये सब हमने पिछले लेक्चर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन किया था। ये सब हमने पिछले लेक्चर में किया था। जिसने वो लेक्चर देखा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा कोई घबराने वाली बात है नहीं। ऊपर मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वो पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको एक बहुत अजीब सा चार्ट, जो आप सब ने भी अपनी बीटेक में ज़रूर देखा होगा। जब थर्ड ईयर में आरएसी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो सब ने एक ऐसा एक चार्ट देखा होगा जिसको बोलते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। स्टीम टेबल के पीछे अक्सर मिलता है वो, जिसको बोलते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। और साइक्रोमेट्रिक चार्ट ज़्यादातर को तो यही नहीं पता होता यूज़ कैसे होता है। जिनको पता होता है उनको ये नहीं पता होता कि भाई इसमें कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक्चुअल में उसको रीड कैसे करना है, या कौन सी प्रोसेस क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर बाय द वे मैं बात करूं, कोई पॉइंट लगा देते हैं, मान लो इस पॉइंट को बोल रहा हूं मैं पॉइंट नंबर 1। अगर ये 1 पॉइंट नंबर है और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कहीं पे लगा देते हैं पॉइंट नंबर 2। अगर पॉइंट नंबर 1 से 2 की तरफ अगर हम मूव करें तो ये कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा, ये अगर सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है और कौन सी प्रोसेस कैसे हो रही है और कौन सी प्रोसेस का यूज़ क्या है, कहाँ पे हम उस प्रोसेस को डेली लाइफ में देखते हैं। ये सब हम वीडियो में देख लेंगे। ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले 4 दिन पहले अभी डाली थी, बट उस वीडियो को स्ट्रक डाउन करना पड़ गया। क्यों? उसकी क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से मुझे उस वीडियो को स्ट्रक डाउन करना पड़ गया। इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, दोबारा ये कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मलिक और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का मकैंची मलिक साहब चैनल पर। यहाँ हम पढ़ते हैं गेट के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अगर बात करें, ऐसा कॉम्प्लेक्स सा चार्ट आपको पता होगा कि एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है, बट इसको स्टार्ट कैसे किया, किसने बनाया वो हमारे काम का है नहीं वैसे। तो किसने बनाया छोड़ो, ये देखते हैं ये होता क्या है, कैसे ये सबसे पहले डेवलप हुआ था और आज के टाइम में इसका क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें बहुत सारी लाइनें दिख रही होंगी, वो बहुत सारी लाइनें 1 बाय 1 हम देख लेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ना साइक्रोमेट्रिक चार्ट जब बना था ये 1900 के आसपास बना था, 1904 टू बी एग्जैक्ट। तो 1904 में बना था। वो बना कैसे था, ये एक ग्राफ था किस किस के बीच में, सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर के बीच में। अगर हम बात करें सैचुरेटेड एयर, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ क्या होती है। सैचुरेटेड एयर में अगर सैचुरेशन टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वैसे वैसे सैचुरेशन प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर सैचुरेशन टेम्परेचर के साथ साथ सैचुरेशन प्रेशर बढ़ेगा तो अगर हम बात करें, मान लो कंसीडर करो यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर है, यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। और वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से इनके बीच में आता है। ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सैचुरेशन प्रेशर बढ़ रहा है। ग्राफ जो है इस टाइप का आता है। बाद में क्या देखा गया कि थोड़े टाइम बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि जो सैचुरेशन प्रेशर है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फंक्शन है। यू कैन से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ए फंक्शन ऑफ सैचुरेशन प्रेशर। जब हमने देखा, बाद में जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ए फंक्शन ऑफ सैचुरेशन प्रेशर। तो ओरिजिनल जो
साइक्रोमेट्रिक चार्ट डेवलप किया गया उसके अंदर पी को यूज ना करके यहाँ पे इसको ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से रिप्लेस कर दिया। तो आजकल जो हम चार्ट देखते हैं वो टी और पी के बीच में ना होके यहाँ पे ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है जी। तो ग्राफ ये इस टाइप से ही आता है। अब जो ये कर्व है, इस कर्व को क्या बोलते हैं? अब सैचुरेशन टेम्परेचर सैचुरेशन प्रेशर के बीच में आता था, तो ये जो कर्व होती थी इसको बोलते थे सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो हमारी एयर है कंप्लीटली सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। पिछले लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, या इसको बोल सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1। ठीक है ना। और हमें क्या पता चलेगा? यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों सेम होंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि फॉर सैचुरेटेड एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों के तीनों सेम होते हैं। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया। तो ये क्लियर हो गया तो इसके बारे में पहले 2 लाइनें लिख लेते हैं, इसकी आत्मा को शांति मिली रहेगी। ठीक है। तो ये लाइनें लिख लेते हैं कि पहले ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसे डेवलप हुआ और आज के टाइम में साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैसा दिखता है। ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 इसमें जो लाइनें हम लिखते हैं, जो लाइनें बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो लाइनें हमारी सीखेंगे कैसे कैसे, कौन कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी। तो लिख लेते हैं इसके बारे में पहले। तो सबसे पहले लिखते हैं इनिशियली साइक्रोमेट्रिक चार्ट was developed between saturation temperature and saturation pressure. Initially psychrometric chart was developed between saturation temperature and saturation pressure. As saturation temperature increases को आप पूरा भी लिख सकते हैं, मैं केवल एरो से दिखा रहा हूँ। As saturation temperature increases, saturation pressure also increases. ठीक है। मैंने केवल एरो लगाई है, तुम इसको पूरा लिख सकते हैं, आप लोग इसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। As saturation temperature increases, saturation pressure also increases. Later on अब क्या किया गया? Later on it was observed that specific humidity, कहीं कहीं मेरी राइटिंग खराब हो जाए तो इसका मतलब ये मत सोचना मेरी राइटिंग खराब है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट यहाँ नहीं आती उतनी अच्छी। ठीक है। Later on it was observed that specific humidity is a function of saturation pressure. Specific humidity is a function of saturation pressure. और saturation pressure का फंक्शन होने की वजह से हम क्या करते हैं? So saturation pressure was replaced with कैमरा हिल गया। So saturation pressure was replaced with specific humidity in the original psychrometric chart. Psychrometric chart. ठीक है जी। जितना मैंने लिखा है मेरे हिसाब से मेरी राइटिंग इतनी क्लियर तो होगी कि आपको समझ आ रही होगी। जिसको नहीं समझ में आए तो मैं रिपीट भी करता हूँ वही चीज़।
Initially, psychrometric chart was developed between saturation temperature and saturation pressure. As saturation temperature increases, saturation pressure also increases. Later on, it was observed that specific humidity is a function of saturation pressure. So, saturation pressure was replaced with specific humidity in the original psychrometric chart. ये तो था जी चार्ट कैसे बना। अब वन बाय वन समझते हैं इसके अंदर कौन कौन सी लाइनें हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कांटे मटोड़े मैंने मार रखे थे, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन थी, कोई वर्टिकल लाइन थी, कोई ग्रीन कलर की आपको कर्व दिख रही थी, कोई रेड कलर की आपको लाइनें दिख रही थी, कोई ब्लैक कलर की आपको स्ट्रेट लाइनें, इंक्लाइंड लाइनें थी। तो क्या क्या थी, क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, उनका क्या मतलब था, ये सब समझते हैं जी। तो वन बाय वन समझते हैं कि कौन सी लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है जी। ऐसा करते हैं, एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट बन गया है। इसके अंदर क्या करेंगे, वन बाय वन हम देखेंगे अलग अलग लाइनें। ठीक है, सबसे पहले लाइनें बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं डीबीटी। डीबीटी क्या है, आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डीबीटी की लाइनें कैसी होती हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। डीबीटी की लाइनें कैसी होती हैं, यहाँ से यहाँ इंक्रीज करती हैं। यहाँ पे जीरो, यानी जीरो नहीं, यहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, किसी में -5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हमें एंड में 35 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आपके पास जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हो उसमें आप देख लेना क्या वैल्यू दे रखी है। लाइनें कैसी होंगी, वर्टिकल, वर्टिकल स्ट्रेट लाइनें हैं। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेट, अगर ना बने तो कोई बात नहीं, आप लोग स्केल से बना लेना। स्ट्रेट लाइनें हैं, ठीक है। ये एक एक करके मैंने वन बाय वन साइक्रोमेट्रिक चार्ट की लाइनें बना दी हैं। ये फर्स्ट लाइनें आ गई हमारी। ये हमें क्या दिख रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइनें हैं। वर्टिकल स्ट्रेट लाइनें तो हैं, अच्छी बात है, बट इनके बारे में हमें और क्या पता होना चाहिए। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं इनके बारे में। डीबीटी लाइंस के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, दीज आर वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। पहला पॉइंट क्या हो गया, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें। सेकंड चीज, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन तो हैं, ये इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही हैं हमें क्या पता है। अगर बात करें, अगर कंसीडर कर रहे हैं एक नॉर्मल ग्राफ है, हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लेते हैं, +x डायरेक्शन, इस तरफ लेते हैं +-x डायरेक्शन, इस तरफ लेते हैं +y डायरेक्शन, और इस तरफ लेते हैं -y डायरेक्शन। जिसको ये पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो इसको मान लो कि हम इस तरीके से ही लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो +x डायरेक्शन में ये बढ़ रही हैं, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजेज इन +x डायरेक्शन। पहला पॉइंट लिखा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से, बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट इंक्रीजेज इन +x डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम, तो थर्ड पॉइंट क्या है कि ये इक्वली स्पेस है या अनइक्वली स्पेस। इक्वली स्पेस या अनइक्वली स्पेस का फंडा समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इक्वली स्पेस कोई लाइनें कब हो सकती हैं। जब हमारी कोई एक लाइन है जो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रही है और कर्व की तरफ जा रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रही है और कर्व की तरफ जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होकर कर्व की तरफ जाएंगी, तो इनमें हम स्ट्रेट लाइन पे इक्वली डिस्टेंस पे पॉइंट लगा सकते हैं। और इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगा सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे से ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे लाइनें बना सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्ट्रेट लाइन से कर्व की तरफ
साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कोई भी लाइन जा रही होगी तो वो मतलब क्या होगा, वो हमारी इक्वली स्पेस्ड होंगी। और जो लाइन कर्व से हमारी स्ट्रेट लाइन की तरफ आ रही होंगी वो सारी अनइक्वली स्पेस होंगी। अब आप बोलोगे सर कर्व से भी तो स्ट्रेट लाइन हम इक्वली डिस्टेंस पे लगा सकते हैं। ऐसा है जी, जो ये लगाएगा मैं उसको 5,000 रुपये इनाम दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है। ऐसा है कि कर्व से कोई भी 2 पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करना चाहो, या तो आपको रेडियस कर्व की पता हो तो अब आप उस पर इक्वली डिस्टेंस पे पॉइंट मार सकते हो। बट अगर आपको रेडियस नहीं पता कर्व की, यू कैन से डेफिनेट कर्व नहीं पता, तो आप इससे स्ट्रेट लाइन पे एग्जैक्ट लाइनें, यू कैन से इक्वली स्पेस्ड लाइनें नहीं बना सकते, ठीक है। इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। तो उसको कोशिश भी नहीं करना, बेफालतू में टाइम ख़राब करने की बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जब भी कर्व से स्ट्रेट लाइन की तरफ आएंगी तो हमारी हमेशा क्या होंगी, ये अनइक्वली स्पेस, और जब स्ट्रेट लाइन से कर्व की तरफ जाएंगी तो ये इक्वली स्पेस्ड। इस केस में क्या होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की जाती है। नीचे से ऊपर मतलब नीचे से ऊपर मतलब स्ट्रेट लाइन से सैचुरेशन कर्व की तरफ। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ड्रॉन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ से नॉर्थ, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ अगर हम बात करें मैप पे, ये डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, ईस्ट होती है, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ। बहुत सारे ज्ञानी लोग होंगे जिनको यही नहीं पता मैप में हम किस तरफ ईस्ट शो करते हैं, किस तरफ वेस्ट शो करते हैं। इनके बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली डायरेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, इधर वाला भी नाम ले लेंगे और इधर वाला भी नाम ले लेंगे, इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इधर वाली के क्या बोलेंगे, नॉर्थ भी ले लेंगे और वेस्ट भी ले लेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे इसको, ठीक है। ऐसे ही इधर के लिए क्या बोल देंगे, साउथ वेस्ट, और इधर के लिए क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट, ठीक है। इंडिया इज ए साउथ ईस्टर्न कंट्री, ठीक है। अगर ग्लोब की बात करें, पूरे ग्लोब पे साउथ ईस्ट में पड़ती है हमारी इंडिया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे हमारा, ये मैंने बता दिया, ये आगे आपको काम आने वाला है इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये इक्वली स्पेस है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है इक्वली स्पेस्ड। अब आप बोलो अरे इक्वल स्पेस और अनइक्वल स्पेस हो क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा है जी, जो लोग बार का, इसरो का या डीआरडीओ का या कोई भी पीएसयू का इंटरव्यू देता है, तो पीएसयू के इंटरव्यू में या पीएसयू के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है, ईएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ईएस में क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये इक्वली स्पेस है या अनइक्वली स्पेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट लाइनें हो गई, कौन सी, ड्राइबल टेम्परेचर की लाइनें। क्या क्या पॉइंट लिखे हमने एक बार और देख लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड चीज़, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लस एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रही है। थर्ड पॉइंट हमने देख लिया, साउथ से नॉर्थ की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट हमने देख लिया, इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। इन पॉइंटों को लिखा रहने देंगे, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे। अब सेकंड लाइनों की बात करते हैं। सेकंड लाइनें जो हमारी, जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इसमें मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, दोबारा बना देते हैं। सेकंड लाइनें हम बात करें तो सेकंड लाइनें हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस, ह्यूमिडिटी लाइंस। ये तो मैं सबसे पहले बता ही चुका हूँ, जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, इट इज़ ए ग्राफ बिटवीन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड सैचुरेशन टेम्परेचर। तो नीचे जो हमने टेम्परेचर लिया वो कौन सा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पे अगर बात करें तो सेकंड लाइनें हैं हमारी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, वो है ओमेगा की लाइनें। ओमेगा बोले तो ओमेगा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। कोई ये नहीं बोलेगा यूनिटलेस है, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइनें हैं इसके लिए।
स्केल से बना लेना, मेरे से अगर हॉरिजॉन्टल जितनी मैं बन पा रही है उतनी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से स्ट्रेट है, काफ़ी स्ट्रेट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइनें हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं, पहले हमने देख ली ड्राइबल टेम्परेचर की लाइनें, अब बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ यार, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइनों में सबसे पहली चीज तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। सबसे पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल अच्छी बात है। वैल्यू कहां से कहां जाती है इसमें, यहां पे इसकी वैल्यू रहती है 0.000, फिर होती है 0.002, 0.004, ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाती है 0.042, किसी में 0.46 तक जा रही होगी, किसी में 3.5 तक जा रही होगी। जहां तक भी जा रही है अपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देख लो, प्लस वाई डायरेक्शन में ये बढ़ रही है, ठीक है ना, प्लस वाई डायरेक्शन में ये बढ़ रही है। इंक्रीजेज इन, प्लस एक्स की बजाय बस प्लस वाई कर देना हमने, क्या है, इंक्रीजेज इन प्लस वाई डायरेक्शन। थर्ड क्या है, ड्रॉन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। कैसे आएगा ये, अगर मैं आपको बता दूं कि ये इक्वली स्पेस्ड हैं, अगर इक्वली स्पेस्ड हैं तो मैं बता दूं तो आपको ये पता लग जाना चाहिए ये नॉर्थ से सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ की जा रही हैं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने बता दिया इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन से कर्व की तरफ ड्रॉ की जा रही है, और कर्व की तरफ ड्रॉ की जा रही है तो ये हमेशा राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हैं इसको, ईस्ट टू वेस्ट भी बोल सकते हो, ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, या फिर राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हो, राइट टू लेफ्ट, ईस्ट टू वेस्ट भी बोल सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड तो है, ये वाली पॉइंट बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। सेकंड लाइन ने हमने देख ली। किसी को कोई भी डाउट हो वीडियो में कमेंट करना नीचे, बहुत टाइम रहेगा आपके पास जब ये वीडियो देख रहे होगे। जिन लोगों ने गेट की तैयारी शुरू कर रखी है अच्छी बात है, जिन्होंने अभी अभी शुरू की है वो भी वीडियोस को देखे, उसको क्लियर हो जाएगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि RAC की आपका कोई और वीडियो आपको देखनी पड़ेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये वीडियोस देखने के बाद। अब बात करते हैं थर्ड लाइन्स। थर्ड लाइन जो हैं वो बिल्कुल इसी के जैसी लाइन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस देख लेते हैं। थर्ड लाइन है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT। कौन सी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, TDP, जो हमारा TDP से रिप्रेजेंट करते हैं ना, TDP लाइंस, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस। यहां पे मैं सारा मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि बार बार वही चीजें लिखनी है, तो आपको बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि चेंज क्या है हर एक में, और एक दूसरे से कंपेयर करना भी आ जाना चाहिए। बाद में सारी लाइनों को एक साथ बना देंगे और एक साथ बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं बात करूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, दोबारा बनाते हैं एक बार और। थर्ड लाइन्स है हमारी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अभी भी आपने यही लाइनें बनाई थी, अभी भी अब दोबारा आपने यही लाइनें बना दी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे TDP, डिग्री सेल्सियस। पहला मैंने बताया वो भी डिग्री सेल्सियस में था, ड्राइबल टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में, और थर्ड है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइनें। अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइनें आप देखोगे यार, ये कहोगे कि यार ये भी हमने यहीं से यहीं बनाई थी, वो भी वहीं से वहीं बना दी, यानी स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाई थी, अभी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। बस डिफरेंस क्या है, ये हमारी राइट से लेफ्ट की बजाय ना होके लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि सैचुरेशन कर्व से हमारी स्ट्रेट लाइन की तरफ।
अगर आप इंटरव्यू में बोलोगे तो इंटरव्यू में इट वुड बी बेटर कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस के साथ ये बताओ कि सैचुरेशन कर्व से अवे दीज लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम सैचुरेशन कर्व टू स्ट्रेट लाइन टू द लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रॉ की जाती हैं सैचुरेशन अवे फ्रॉम द सैचुरेशन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइनों के बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है ना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही है। सेकंड चीज, इंक्रीजेज इन प्लस वाई डायरेक्शन, क्या ये ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल सही है वो, सॉरी मैंने मिटा दिया इसको, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट भी, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर होगा, कंसीडर करो यहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर होगा ना सैचुरेशन कर्व पे, वो भी -6 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर कंसीडर करो 0 डिग्री सेल्सियस है नीचे, तो यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जो सैचुरेशन कर्व है, इस सैचुरेशन कर्व के ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ठीक है जी, तीनों बराबर होंगे तो ऑब्वियसली जो वैल्यू यहाँ रहेगी वही इसके स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी, वहाँ पे जहाँ मिलेगी वहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की अगर लाइन है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बिल्कुल सेम होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड है ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये गलत हो गया। ठीक है, गलत कैसे हो गया, ये ईस्ट से वेस्ट कौन सी थी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस, ये हो जाएगी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम या ज़्यादा करवाएंगी। गेट के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो गेट के एग्ज़ाम में ध्यान रखना। अगर हमारे किसी और एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल ईएस का एग्ज़ाम है या फिर हमारा कोई पीएसयू का एग्ज़ाम है, वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे ध्यान रखना है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ, लेफ़्ट टू राइट ड्रॉ की जाती हैं। इक्वली स्पेस्ड हैं क्या, ये बात अभी बताई। जिसने पहले वाली बातें सुन ली होगी तो वो बता देगा कि ये इक्वली स्पेस नहीं है, अनइक्वली स्पेस हैं। कैसे पता चला, क्योंकि सैचुरेशन कर्व से अवे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारी अनइक्वली स्पेस है, अनइक्वली स्पेस। अगर बाय द वे अभी मैं बोलूं कि कर्व से स्ट्रेट लाइन की तरफ हम इक्वली डिस्टेंस पे लाइनें बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनइक्वली स्पेस है। ये हमारी 3 लाइनें देख ली हमने। पहली कौन सी देखी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरी देखी वेट बल्ब टेम्परेचर, दूसरी देखी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और थर्ड देखी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब बात करते हैं फोर्थ लाइन्स। फोर्थ लाइन कौन सी हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर से पहले हम देख लेते हैं, चलो पहले वेट बल्ब टेम्परेचर लाइनें देखते हैं। इस केस में इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा मिटा ही देते हैं। फोर्थ जो लाइन है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। वेट बल्ब टेम्परेचर के साथ हम 2 लाइनें और देखेंगे। एक है स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइंस और दूसरी है कौन सी, दूसरी है स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइनें। ठीक है, 3 लाइनें हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तीनों एक साथ में। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो बताया एक एक लाइन, अब 3 लाइनें एक साथ में, ऐसा क्यों? इसका भी रीज़न आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं लाइनें ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें, अगर बात करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें कैसी होती हैं? ये कैसी लाइनें होती हैं? हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हैं इंक्लाइंड लाइंस। ठीक है, इंक्लाइंड लाइन है,
वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें कैसी हैं? इंक्लाइंड लाइन है। ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर यहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे सेचुरेशन कर्व पे वैल्यू -6 डिग्री होगी। अगर यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ पे 5 डिग्री है, सॉरी 5 डिग्री अगर टेम्परेचर है, अगर हमें वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन पे देखना है तो ये जहाँ पे भी जाके कट करेगा, कंसीडर करो यहाँ कट कर रहा है तो ये हमारा 5 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारी सेचुरेशन कर्व पे क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है जी, तो हमारा इसको अभी यहाँ पे ना लिख के, इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि बाकी लाइनें पहले बता देते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हमने देख ली। पहली चीज़ क्या देखी, ये -6 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 30 से 35 भी हो सकती है। तो ये ऐसे जारी होती हैं यहाँ से, यानी कि किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, सॉरी इस एक किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, ये अभी मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट किस तरफ होएगा। ठीक है, इंडिया की कंट्री, इंडिया के मैप में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है कौन कौन से हैं, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 सिस्टर जो हैं ये हमारे इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर अप से डाउन अगर बढ़ रही हैं, ये बनाई जा रही हैं, तो आपको डायरेक्टली ये समझ में आ रहा है, अगर ये अप से डाउन बनाई जा रही हैं तो सेचुरेशन कर्व से स्टार्ट हो रही है। इसके ऊपर तो कोई लाइन दिख नहीं रही हमें, सेचुरेशन कर्व से स्टार्ट हो रही है, मूविंग अवे फ्रॉम सेचुरेशन कर्व। तो इसका मतलब क्या हो गया, दीज आर अनइक्वली स्पेस्ड लाइन। क्या हो गया, अनइक्वली स्पेस्ड लाइन्स। ठीक है, इसके बारे में पॉइंट लिखने के बजाय अब देखते हैं सेकंड लाइन। पहले हमने बात कर ली कौन सी, WBT, टी डैश की लाइनें हैं ये, टी डैश याद रखना, टी डैश की लाइनें हैं ये। तो टी डैश की लाइनें हमने बात कर ली, डिग्री सेल्सियस में ही होगा। ऐसे हमारी सेकंड लाइन्स की बात कर रहे हैं, वो कौन सी हैं, एच की लाइनें हैं। एच बोले तो स्पेसिफिक एंथैल्पी। अगर इन्हीं लाइन को मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, देखो ऐसा है, मैं कोशिश कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन बनाने की, लेकिन ये अपने आप ही एक दूसरे की चुम्मी लेने के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं ऐसा हो, तो ये धीरे धीरे आप लोग बना सकते हो स्केल के साथ। कंसीडर करो ये लाइनें मैंने एक ऊपर एक स्केल दे दिया, हॉरिजॉन्टल स्केल दे दिया। ठीक है, तो अगर बात करें, ये है हमारी इकलौती ऐसी लाइन है, ये वाली लाइनें स्पेसिफिक एंथैल्पी वाली लाइनें, इकलौती ऐसी लाइनें हैं हमारे साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बाहर से आ रही हैं। ये किस यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक एंथैल्पी की, किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम साइक्रोमेट्रिक चार्ट में बाहर से आ रही हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, क्या वेट बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइनों में कोई डिफरेंस है नहीं। एक बात तो बोल सकते हैं कि जो जो लाइनें स्पेसिफिक एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रही हैं वही लाइनें आगे जाके वेट बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या क्या है बताओ, आंसर कमेंट करो। जो जो कमेंट कर रहा अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसा है, ये लाइनें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, स्ट्रेट लाइन से, है ना। ये लाइनें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन से जब स्टार्ट होती है, मैंने अभी बताया था, स्ट्रेट लाइन से कोई लाइनें जा रही होंगी, स्टार्ट हो रही होंगी, वो इक्वली स्पेस वाली लाइनें होंगी। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कोई भी लाइन जो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट हो रही है वो इक्वली स्पेस्ड होंगी। तो अगर बात करें, ये लाइनें क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन गोइंग टूवर्ड सेचुरेशन कर्व एंड अवे फ्रॉम द सेचुरेशन कर्व भी जा रही हैं। तो ये क्या है, थ्रू द सेचुरेशन कर्व जा रही हैं, गोइंग थ्रू द सेचुरेशन कर्व। हमारी इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही हो रहा है। इंक्रीजेज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, सॉरी डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बढ़ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कभी कभार। ठीक है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये बढ़ रही हैं। यहाँ से अगर बात करें, हमने
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखा? वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हमारी इक्वली स्पेस नहीं है और स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइनें इक्वली स्पेस हैं। अब बोलोगे सर ये आपने सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया, फिर ऐसा कैसे हो रहा है? यही लाइनें अगर आगे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसा होता है कि यहाँ तक तो ठीक है, ये सेम लाइनें हैं, इसके बीच में हो सकता है कोई लाइन हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हों लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइनें ना हों। ठीक है जी, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें तो हों, स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइनें ना हों, और यहाँ पे गैप टेम्परेचर में तो इक्वल आ रहा हो लेकिन एंथैल्पी में इक्वल ना आ रहा हो। ठीक है जी, तो यहाँ से बातें समझ जाना, बिल्कुल छोटे बच्चे थोड़ी हो यार, छोटी बच्ची हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइंस जो हमने बात करी यहाँ पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइनें। स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइनों में क्या डिफरेंस है? इनसे थोड़ा सा अलग है। क्या वो भी इंक्लाइंड होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल इंक्लाइंड लाइनें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल इंक्लाइंड लाइनें होती हैं लेकिन थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होता है। कैसे? ये देखो ऐसे है तो क्या, ये भी इंक्लाइंड लाइन है लेकिन थोड़ा सा एंगल ज़्यादा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर। ये हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब पर किलोग्राम। बढ़ किस डायरेक्शन में रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही बढ़ रही है। ठीक है, इक्वली स्पेस है, अनइक्वली स्पेस है, सैचुरेशन कर्व से नीचे की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली इक्वली स्पेस है। ठीक है, तो आज अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा है, या आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सारी तीन लाइनें मैंने एक साथ क्यों बताई। तीनों लाइनें इंक्लाइंड लाइन हैं, बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट सबके लिए कॉमन हो गया, ऑल थ्री आर इंक्लाइंड लाइन्स। पहली दोनों वेट बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन, ये दोनों की दोनों सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। यही लाइनें आगे जाके वेट बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर देती हैं, पीछे बढ़ाएंगे तो हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर देती हैं। सेकंड चीज़ जो हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइनें हैं, इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्लाइटली हायर है। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हैं और वेट बल्ब टेम्परेचर के साथ साथ स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें हमारी यू कैन से अनइक्वली स्पेस्ड हैं। ठीक है, और लास्ट जो है अनइक्वली स्पेस के साथ साथ इंक्रीज किस में हो रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम ऐसा करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में बना देते हैं, तीनों का एक ही टेबल में कर देंगे क्लियर। 4 पॉइंट जो हम अब तक देख रहे हैं उस टेबल में जो जो हैं वो सारे हो जाएंगे, उसके अलावा कुछ बचेगा तो देख लेते हैं। टेबल क्या बना रहे हैं? पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हैं कैसी लाइनें हैं, ओरिएंटेशन। पहला पॉइंट हो गया ओरिएंटेशन, इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कैसी हैं। ठीक है, दूसरी लाइनें इंक्रीजेज इन कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? ठीक है, इंक्रीजेज इन विच डायरेक्शन। अब स्पेसिंग, थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, स्पेसिंग इक्वली स्पेस्ड है या अनइक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है, अनइक्वली स्पेस्ड है। और फोर्थ लाइनें हैं कि कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं आप इनको। ठीक है, कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉन फ्रॉम, ड्रॉन, बस ड्रॉन लिख लेते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट जो हम अब तक देख रहे थे वो चारों पॉइंट हम यहाँ पे इसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में बना रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी डैश बोले तो WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं H और तीसरा V। T डैश, H और V, ये हमने एक टेबल बना दी है। बहुत नॉर्मल है, आपको याद करने में, जब आप नोट्स बनाएंगे ना, आपको नोट्स में इस टाइप की टेबल्स हेल्प करेंगी। आपको तुरंत ना ज़्यादा आपको देखना नहीं पड़ेगा, इस टेबल को देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा तीनों लाइनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले ओरिएंटेशन, इंक्लाइंड लाइन है, इंक्लाइंड
लाइन है तो ये भी इंक्लाइंड है और ये भी इंक्लाइंड है। इंक्रीजेज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये भी नॉर्थ ईस्ट में इंक्रीज हो रहा है, ये भी नॉर्थ ईस्ट में। स्पेसिंग, अब बात आ गई स्पेसिंग की। मैंने क्या बताया, जो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये दोनों है अनइक्वली स्पेस, तो मैं इक्वल हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, अनइक्वल ऐसे, इक्वल ऐसे, अनइक्वल ऐसे, ठीक है। और स्पेसिफिक एंथैल्पी वाली लाइनें इक्वली स्पेस्ड। इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ डिफरेंट है इसमें, ठीक है। इसको अलग कलर कर दे रहे हैं, ये हमारी इक्वली स्पेस्ड, बाकी दोनों अनइक्वली स्पेस्ड। और ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ड्रॉ की जाती हैं, ड्रॉन फ्रॉम, ड्रॉन फ्रॉम। अब इक्वली स्पेस्ड अनइक्वली स्पेस्ड से तो वैसे ही क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी ड्रॉन, यहाँ पे जो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हैं वो कहाँ से, अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व, अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व, अवे फ्रॉम सैचुरेशन कर्व। जो स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइनें हैं वो क्या होंगी, कम आउटसाइड, कम्स फ्रॉम आउटसाइड साइक्रोमेट्रिक चार्ट, कम्स फ्रॉम आउटसाइड साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ओनली ऐसी लाइनें हैं जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बाहर से आ रही हैं, ठीक है। टूवर्ड, अगर लिखना तो इसमें लिख भी सकते हो, टूवर्ड सैचुरेशन करो, ठीक है। और जो थर्ड जो है ये है, ये भी अवे फ्रॉम सैचुरेशन करो, अवे फ्रॉम सैचुरेशन करो। आई थिंक इस चार्ट में समराइज कर दिया हमने सारा। ये हैं वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी की और स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो आई थिंक इस चार्ट के बाद आपको क्लियर होगा कि कौन सी लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। इंक्लाइंड लाइन है तीनों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही हैं। स्पेसिंग ये और ये अनइक्वली स्पेस है और ये इक्वली स्पेस है। मैं तो बहुत शानदार बता रहा हूँ यार, तुम्हारे अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो यार। अवे फ्रॉम सैचुरेशन करो, अवे फ्रॉम सैचुरेशन करो, और कम फ्रॉम आउटसाइड साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ये एक आपका चार्ट जो है, इससे आप क्लियर कर सकते हो तीनों लाइनों में क्या डिफरेंस है। लास्ट लाइनें बच गई हैं, लास्ट लाइनों को पढ़ लेते हैं। कौन सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। कौन सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं अच्छे से। एक बार इसकी लाइंस देख लेते हैं कैसी होती हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाया, और जिसको बार बार बनाने में जोर आ रहा है भाई वो तैयारी करने को रहने दो, ठीक है। वो घर बैठो आराम से, कोई फ़ायदा नहीं है उनका तैयारी करने का। वैसा है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं ये बता सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको कम मेहनत कैसे करनी है। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ये जो लाइनें हैं आपको डायरेक्टली क्लियर हो रहा है, ये लाइनें ना, मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन ना हो के ये क्या है, कर्व। क्या है, ये कर्व है, ये फाई की लाइन से है, ठीक है। कर्व है, कर्व है, किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, ये हमारी यहाँ पे हैं 10 डिग्री से 10%, सॉरी परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। 10%, 20%, 30%, ऐसे होते होते 70%, 80%, 90%, यहाँ पे सैचुरेशन कर्व पे 100%। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है क्या, इस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। ये डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारी ये इंक्रीज हो रही है। कर्व हैं पहली चीज़। सेकंड चीज़, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। थर्ड चीज़, इक्वली स्पेस है क्या, कर्व है, ऑब्वियसली हमेशा अनइक्वली स्पेस रहेंगी। क्या है, अनइक्वली स्पेस रहेंगी। और फोर्थ जो है, कहाँ से कहाँ ड्रॉ की जाती हैं, पैरेलल टू सैचुरेशन करो, ठीक है, पैरेलल टू सैचुरेशन करो। तो हम इसके लिए 4 पॉइंट, वही जो अब तक लिखते आए हैं वो लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया
these are curves, these are curves, lines नहीं है ये, curves है, these are curves. Second, drawn parallel to saturation curve, drawn parallel to saturation curve. थर्ड जो है, थर्ड हमारा है इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रही है, इंक्रीजेज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजेज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. और लास्ट पॉइंट जो है अनइक्वली स्पेस्ड, अनइक्वली स्पेस्ड. अब तक का भाई जिसने लेक्चर देख लिया है वो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा सकता है कि मेरे को साइक्रोमेट्रिक चार्ट आ गया है. जिसने नहीं देखा है भाई वो एक बार और देख लो. और अगर भाई दवे एक बार आप देख लोगे तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है. अगर कहीं पे कोई पॉइंट अब मैं लगा दूंगा तो आप ये पता लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या पॉइंट हैं और कौन कौन सा पॉइंट आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अब एक बार ना सारी लाइनों को हमने पढ़ लिया है, वन बाय वन एक ही चार्ट में ड्रॉ कर देते हैं इन सबको. ठीक है, हमारा एक कंप्लीट साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो हमने सामने शुरू में देखा था ना, भूतिया सा चार्ट दिख रहा था, वो चार्ट यहाँ पे हमारे सामने पेश हो जाएगा. तो बना के देख लेते हैं एक बार ना वन बाय वन. उसी के अंदर 2 मिनट लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे. रिवीजन नाम से लिख लेते हैं इसको ना, साइक्रोमेट्रिक चार्ट का रिवीजन है, रिवीजन. ठीक है ना, रिवीजन है साइक्रोमेट्रिक चार्ट का. अगर मैं बात करूं यहाँ से, मैं थोड़ा सा बड़ा उसके लिए बना रहा हूँ जिनको भाई देखने में दिक्कत हो रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, या जिनको कोई ये डाउट हो रहा हो सर बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है. ठीक है, उन सब के लिए पहली लाइनें हमने बात करी थी क्या, ड्राइबल टेम्परेचर की लाइनें. इसके बारे में 4 पॉइंट क्या क्या हैं, वर्टिकल लाइनें हैं, वर्टिकल लाइनें हैं. ठीक है, वर्टिकल लाइनें हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही हैं. यहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, प्लस एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही हैं वर्टिकल लाइनें, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ की जाती है, तो मतलब इक्वली स्पेस्ड है. ठीक है, पॉइंट में बार बार नहीं लिखवा रहा. नेक्स्ट जो थी वो हमारी थी कौन सी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइनें. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइनें क्या थी, ड्रॉन फ्रॉम राइट से लेफ्ट. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे हमारा यूनिट क्या थी इसकी, अगर कोई बोले ये स्ट्रेट लाइन नहीं है यार बना लेना स्ट्रेट लाइन, मैंने कोई स्केल नहीं ले रखा है यहाँ पे. ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे ये हमारी स्ट्रेट लाइनें हैं, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम राइट से लेफ्ट. मैंने बताया था ये राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रॉ की जा रही हैं, तो मतलब इक्वली स्पेस्ड हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं. ठीक है, ये सेकंड लाइनें हो गई. थर्ड लाइनों की अगर बात करें वो हमारी कौन सी थी, टीडीपी. अब अगर आप बोलो कि क्या यही लाइनें इस तरफ जाके टीडीपी को रिप्रेजेंट करेंगी, बिल्कुल सही बात है. जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइनें हैं इस तरफ आके टीडीपी को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन ये अनइक्वली स्पेस्ड है क्योंकि हमारी सैचुरेशन कर्व से स्टार्ट हो रही है. अगर यहाँ पे मान लो 0.04016 है और ये 018 है, तो यहाँ पे तो मतलब मान लो कि 2 का डिफरेंस है, यानी कि हमारा कंसीडर करो कोई 3 पॉइंट मैं देख रहा हूँ, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तीनों में क्या 2-2 का डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो 2-2 का ही डिफरेंस रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जो भी है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल यू कैन से टेम्परेचर का डिफरेंस रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, ये मतलब होता है अनइक्वली स्पेस्ड का. यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ पे हो सकता है -6 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे हो सकता है 5 डिग्री सेल्सियस हो, यहाँ पे हो सकता है 15 डिग्री सेल्सियस हो. तो अनइक्वली स्पेस्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे तो क्या पता मतलब 2 पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ पे वो डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है. ठीक है, ये मतलब होता है क्या, अनइक्वली स्पेस्ड का. 3 लाइनें हो गई. फोर्थ लाइन की बात करें तो फोर्थ लाइन हमारी कौन सी थी, इंक्लाइंड लाइनें. ठीक है, इंक्लाइंड लाइनें भी कौन सी, पहले हमने बात करी थी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें.
ठीक है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है, सेचुरेशन कर्व से अवे ड्रॉ कर रहे हैं आप, अनइक्वली स्पेस्ड है, यहाँ पे TDP है, यहीं पे सेचुरेशन, यहाँ पे हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, ऐसे लाइनें ड्रॉ करेंगे। इन्हीं लाइनों को पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइन है। इन्हीं लाइनों को पीछे एक स्ट्रेट स्केल पे जब अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारी स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइनें हैं। ये मैं बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइनें हैं, किलो जूल पर किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वली स्पेस्ड है, ये अनइक्वली स्पेस्ड है, डिफरेंस आपको पता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारी कौन सी थी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइनें। स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइनें, ये भी इंक्लाइंड लाइन है, वो भी इंक्लाइंड लाइन थी। डिफरेंस क्या है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा है। साथ में तीनों की तीनों लाइनें किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इनकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, लास्ट जो हमारी आ गई वो है, हमने करी कौन सी, इनको ग्रीन से दिखा देता, लेकिन अब तो बना दी 2 लाइनें, कोई बात नहीं। ठीक है, ग्रीन लाइनें अगर मैं दिखा देता तो आपको क्लियर हो जाता। चलो इसी के बीच में ग्रीन बना रहा हूँ, या छोड़ो इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ये हमारा जो है ये बन गया साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जो स्टार्टिंग में शुरू में ये कौन सी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइनें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, टुवर्ड सेचुरेशन कर्व बढ़ रही हैं। सेचुरेशन कर्व के पैरेलल कर्व्स हैं ये 10%, यहाँ पे होते होते 90%, और यहाँ होते होते सेचुरेशन कर्व पे आगे इसकी वैल्यू 100%। 100% का मतलब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 1। सारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपका एक ही बार में क्लियर हो गया। जिसको डाउट है वो भाई एक बार और देख लो वीडियो, जिसको नहीं डाउट है, क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमें एक पॉइंट, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा देता हूँ पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये मान लो मेरा पॉइंट नंबर 1 है। तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर मैंने एक साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे बिंदी लगा दी तो उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, क्या क्या निकाल सकते हो। पहली चीज, अगर आप यहां से नीचे की तरफ देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्या मिल जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दूसरी चीज, अगर इसी को आप इस तरफ देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे मिल जाएगा आपको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। थर्ड चीज, अगर इसी को मैं इस तरफ देखूंगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही होगी, मान लो ये 5 है, ये 15 है, इनके बीच में आप देखेंगे जितने भी स्पेस दे रखे होंगे ना, तो हो सकता है ये 7 या 8 या 10 आ रहा हो। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्या आएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। फोर्थ चीज़ क्या है, इसको अगर मैं ऐसे बढ़ा दूंगा पैरेलल टू दिस लाइन, तो वो बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे जो कट करेगा उस पॉइंट से हमें क्या मिल जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या मिल जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ से। और इसी को मैं अगर पीछे की तरफ बढ़ा दूंगा तो ये यहाँ पे बढ़ के यहाँ पे जब कट करेगा तो क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी। क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसी लाइन को अगर मैं इस तरफ ऐसे बढ़ा दूंगा, यानी कि ऐसे बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, इस लाइन के पैरेलल स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। लास्टली एक यहीं पे इस लाइन के पैरेलल यू कैन से रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन जो है उसके पैरेलल देखेंगे अगर, तो हमें क्या पता चल जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर का हमने पता लगा लिया केवल एक पॉइंट के होने से। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट में आपको एक पॉइंट दे रखा है कहीं पे भी, अगर मान लो पेपर में ईएस का एग्ज़ाम है या कोई और कन्वेंशनल एग्ज़ाम है, आपका स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे अगर आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कोई एक पॉइंट लगा के दे रखा है तो सोचो आप एक पॉइंट से 7 पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको कुछ भी डाउट है आप आंसर, आपका डाउट जो है वो कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ।
साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमने 1 बाय 1 उसकी लाइनें देख ली, उसके बाद इसका कंप्लीट साइक्रोमेट्रिक चार्ट का रिवीजन कर लिया, है ना। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का कंप्लीट साइक्रोमेट्रिक चार्ट का रिवीजन कर लिया। अब एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या है कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे अगर हम एक साइड से दूसरी साइड मूव करें तो कौन सी प्रोसेस होगी। तो इसके लिए जो टॉपिक हमारा हो जाएगा, साइक्रोमेट्रिक चार्ट तो चल ही रहा है, उसी के अंदर हो जाएगा साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। क्या हो जाएगा? साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस। ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसी साइक्रोमेट्रिक चार्ट में समझ लेंगे 1 बाय 1 कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। कंसीडर करो, मैं एक कोई पॉइंट लगा रहा हूँ, इस पॉइंट को ले रहा हूँ 0, इस पॉइंट को क्या ले रहा हूँ 0। तो 0 पॉइंट ले लिया मैंने। आपको पैरामीटर पता है कौन कौन सा कहाँ कहाँ है। यहाँ पे हमारा t है, यहाँ पे हमारा ओमेगा है, यहाँ पे t डैश भी है, t dp भी है, ठीक है। फाई वगैरह सब पता है आपको। मैं मान रहा हूँ कि आपने अब तक सीख लिया है सारा। अब कंसीडर करो, अगर आप पॉइंट 0 से लेके 1 की तरफ बढ़ते हो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 से लेके आप 1 की तरफ बढ़े, क्या है 0 से लेके 1 की तरफ बढ़े, तो यहाँ से क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है हमें इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। प्रोसेस नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने प्रोसेस का नाम नहीं बताया आपको, केवल आपको ये देखना है 0 से 1 की तरफ गए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारा टी पे। क्या फ़र्क पड़ रहा है? टी बोले तो ड्राइबल टेम्परेचर, यहाँ पे ड्राइबल टेम्परेचर की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ज़्यादा होगी तो मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम था, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, मतलब हीट हो रहा है। क्या है? हीटिंग हो रही है, मतलब हीटिंग हो रही है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? बाकी टेम्परेचर हमें ज़्यादा मैटर नहीं करते जब प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेसेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि हम केवल ये और ये इन दोनों को ही कंसीडर करते हैं। इन दोनों को कंसीडर, क्योंकि मेन ग्राफ तो इन्हीं के बीच में है, इन दोनों को कंसीडर करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सी प्रोसेस हो रही है। अगर प्रोसेस 0 से 1 हो रही है, अगर आप ध्यान से देखो 0 पे भी ओमेगा की वैल्यू वही है, 1 पे भी ओमेगा की वैल्यू कोई वही है, तो ओमेगा जो है इसके अंदर क्या कोई चेंज हो रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीटिंग हो रही है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अगर आपसे कोई बोल ले कि सर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो घट रही है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमने नहीं देखना। किस किस को देखना है? जो बेसिक्स हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट के, टी और ओमेगा। ऐसी प्रोसेस जिसमें टी बढ़ रहा है यानी कि हीटिंग हो रही है और स्पेसिफिक एंथैल्पी पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीटिंग। अब बोलोगे सर इसकी डेफिनेशन लिखवा दो, लिखवा दो दी डेफिनेशन, यही तो डेफिनेशन है। सेंसिबल हीटिंग इज द प्रोसेस। अब इंग्लिश में वर्ड लिखवाओ तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, पहले लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। वर्ड बाय वर्ड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेंसिबल हीटिंग इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विदाउट चेंज इन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सेंसिबल हीटिंग इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विदाउट इंक्रीजिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक बात करें तो एक कंटेनर के अंदर हमने क्लोज्ड कंटेनर है, उसके अंदर हमने हीट करना शुरू कर दिया एयर को, तो वो हमारी सेंसिबल हीटिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकंड प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस नंबर सेकंड। इसी पे ध्यान दें, यहां पे 0 से 1 जा रहे थे, अभी 0 से 2 जा रहे हैं, 0 से 2 जा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, 0 से 2 जा रहे हैं। जब 0 से 2 गए तो आपको क्या दिख रहा है? टेम्परेचर हमारा कम हो गया। मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर जो है वो हमारा कम हो गया, और कम हो गया मतलब क्या हो गया? कूलिंग हो गई। अरे बाप रे, मुबारक हो, कूलिंग हो गई। ओमेगा पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी नहीं पड़ा था, फिर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है
ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ नहीं रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेंसिबल कूलिंग। तो सेकंड प्रोसेस कौन सी हो गई? सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग। थर्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अगर थर्ड प्रोसेस यहां से देखें तो इसी से ले लेते हैं। यहां से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ गए, 0 से 3 की तरफ गए, तो यहां पे क्या हो रहा है? टी में कोई फर्क पड़ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो टी तो सेम ही रह रहा है, तो ये तो हमारा फर्क पड़ा नहीं इसमें। तो ह्यूमिडिटी पे क्या फर्क पड़ा? ह्यूमिडिटी बढ़ गई। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो मतलब क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन। और टी पे कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो थर्ड प्रोसेस जो हमारी है इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस क्या हो गई? ह्यूमिडिफिकेशन, 0 से 3। फोर्थ प्रोसेस आप डेफिनेशन इनकी बना सकते हो, मैं बार बार नहीं लिखवा रहा हूं। फोर्थ प्रोसेस क्या है? फोर्थ प्रोसेस 0 से मैं 4 की तरफ चला गया, यहां पे 4 की तरफ चला गया, 0 से 4 की तरफ चला गया। यहां पे क्या हुआ? टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, टेम्परेचर तो वही है। ह्यूमिडिटी में क्या फर्क पड़ा? ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम हो गई, तो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिफिकेशन का उल्टा क्या हो गया? डीह्यूमिडिफिकेशन। तो यहां पे हमारी फोर्थ प्रोसेस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डीह्यूमिडिफिकेशन। क्या हो जाएगी? डीह्यूमिडिफिकेशन। 4 प्रोसेस हमने देख ली। पहली प्रोसेस सेंसिबल हीटिंग, दूसरी सेंसिबल कूलिंग, तीसरी ह्यूमिडिफिकेशन, चौथी डीह्यूमिडिफिकेशन। लेकिन मैं आपको अब एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन ये दोनों प्रोसेस कभी भी टेम्परेचर में चेंज होने के बगैर हो ही नहीं सकती। मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कैन नॉट अकर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो एक नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। नोट, ह्यूमिडिफिकेशन को मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डीह्यूमिडिफिकेशन को DH से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन कैन नॉट अकर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन कैन नॉट अकर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। सो क्या करते हैं? दे आर क्लब्ड विद कूलिंग और हीटिंग। दे आर क्लब्ड विद कूलिंग और हीटिंग। तो इनको क्या करते हैं? ये नोट की फॉर्म में आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सेंसिबल हीटिंग हमारा ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन अकेले नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं? इनको कूलिंग और हीटिंग के साथ क्लब कर देते हैं। तो कूलिंग और हीटिंग के साथ क्लब करेंगे तो कैसी प्रोसेस आएगी, एक बार देख लेते हैं। नोट आप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ प्रोसेस जो हमारी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिफ्थ प्रोसेस जो है, मान लो मैंने हीटिंग के साथ इसको क्लब कर दिया, ह्यूमिडिफिकेशन को हीटिंग के साथ क्लब कर दिया। प्रोसेस नंबर 5 जो है मेरी क्या हो जाएगी? 5 हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। सेंसिबल हीटिंग तो बचेगी ही नहीं क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी का चेंज आ गया, तो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन है ये। हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग का मतलब ये और ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये, तो इन दोनों का कंबाइन क्या होगा? इन दोनों के बीच में। ठीक है, मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूं। जो ये होगा 0 से 5, 0 से 5 क्या हो जाएगा? हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। क्या हो जाएगा? हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर ये भी बढ़ रहा है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये भी बढ़ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन।
मैं यहाँ पे डी लगा दे रहा हूँ इसके सामने, प्रोसेस नंबर हो जाएगी 6th। हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ये तो हीटिंग हो गई, हीटिंग मतलब ये हो गया, और डीह्यूमिडिफिकेशन मतलब ये हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है? होता है जी, बिल्कुल होता है। कहाँ होता है वो मैं बता दूंगा। हीटिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ये हमारी होगी प्रोसेस नंबर 0 से 6। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई प्रोसेस कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, प्रोसेस नंबर 7। कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, क्या ऐसा हो सकता है? होता है। कहाँ होता है बताएंगे। ये है, इधर तो कूल हो गया, इधर ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, तो हमारी प्रोसेस नंबर 6 होगी 0 से 6। ये हो गया, सॉरी 7 होगी प्रोसेस, 0 6 तो हो चुकी, 7 होगी। कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, क्या है? कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। कहाँ होता है बताएंगे अभी। और लास्ट प्रोसेस जो हमारी आ गई वो है कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा 0 से 8। कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। आई थिंक अब तक जितनी सारी प्रोसेस आपने देखी सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें क्या हो रहा है? कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन में ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। इससे पहले वाले में क्या हो रहा था? ये डिक्रीज हो रहा था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही थी। अब भाई आप कहोगे सर आपने इतनी सारी 8 प्रोसेस लिखवा दी, इनका यूज़ कहाँ है? घरों में समर में एसी चलता है, जिनके घर में एसी नहीं होता कूलर चलता है। तो सबसे पहले कूलर से स्टार्ट कर देते हैं। कूलर क्या करता है? कूलर की अगर बात करें तो कूलर हमारा सबसे पहले कूलिंग तो करता है, थोड़ा सा कूल तो करता है, टेम्परेचर तो ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? पानी फेंकता है ना कूलर। कूलर बहुत सारा पानी फेंकता है रूम के अंदर, और पानी फेंकने से क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अरे ये तो हमारी एक प्रोसेस बन गई। कौन सी प्रोसेस बन गई? कूलर क्या है? पानी भी फेंक रहा है और कूलिंग भी कर रहा है। तो पानी फेंकने से क्या हो गया? ह्यूमिडिफिकेशन, और इससे कूलिंग हो गई। तो कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये कौन सी प्रोसेस हो गई? हमारा कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, डेजर्ट कूलर। ये प्रोसेस कहाँ होती है? 0 से 7 डेजर्ट कूलर में। कहाँ होती है? डेजर्ट कूलर में। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है। अरे बाप रे। नेक्स्ट जो प्रोसेस अगर बात करें तो एसी के अंदर क्या होता है? एसी के अंदर कूलिंग होती है समर में। सर्दियों में बात कर रहे हैं, सर्दियों में एसी में कूलिंग होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन कूलिंग के साथ वो क्या करता है? ह्यूमिडिफिकेशन करता है, डीह्यूमिडिफिकेशन करता है। आप एक बात देखना ध्यान से, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि समर में तो शायद इतनी धूप पड़ती है तो पानी कहाँ ही बसता होगा, उड़ जाता होगा, तो समर में तो हमारा ह्यूमिडिटी का लेवल कम होता होगा, विंटर में ज़्यादा होता होगा। नहीं, उल्टा होता है। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि विंटर में तो ओस दिखती है हमें हवा में, तो उससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, आप अपनी स्किन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। विंटर में हमारे होठ जो हैं वो सूख जाते हैं, फटने लगते हैं, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आप स्किन पे ऐसे निशान देखो, अभी वाइट वाइट निशान आ रहा है, तो स्किन हमारी ड्राई होने लगती है। तो ये क्यों होता है? स्किन ड्राई हो रही है मतलब ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो रहा है। जब जब ह्यूमिडिटी का लेवल कम होगा तो हमारी स्किन को ड्राइनेस फील होगी, हमें ड्राइनेस फील होगी। जब ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा होगा हमें चिपचिपी सेंसेशन होगी, और ये चिपचिपी सेंसेशन हमेशा हमें गर्मियों में देखने को मिलती है। ठीक है, जब गर्मियों में हम बाहर क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं तो हमारी स्किन पे मतलब पसीना तो आता ही है, उसके साथ साथ हमारी स्किन चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, तो ये चिपचिपी होने का रीज़न क्या होता है? ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि एयर के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी का लेवल जब भी 60% से ज़्यादा होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल जब भी 60% से ज़्यादा होता है, तब हम क्या करते हैं? तब हमारा मतलब हमें चिपचिपी सेंसेशन होती है। तो हमेशा समर में हमें क्या होता है? एसी के अंदर क्या रिक्वायर्ड होता है? डीह्यूमिडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा कम कर दे ताकि हमारे को कंफर्टेबल फील हो। कभी भी आप देखना, एसी के अंदर आप बैठोगे, चाहे समर में बैठना चाहे विंटर में बैठना, एसी में बैठोगे तो ना तो आपको ड्राइनेस फील होगी,
ना आपको चिपचिपी सेंसेशन फील होगी, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा। क्यों? एसी में क्या होता है समर वाले में होता है हमारा कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग भी हो रही है और ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है। तो इसमें क्या हो गया समर एसी में। तो ये आपको 0 से 8 वाली जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? समर एसी में। अब बात करें अगर विंटर एसी की, विंटर में हमें क्या है, मैंने बताया ना अभी कि ड्राइनेस हो जाती है, तो हमें ऐसा टेम्परेचर या ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए हमारे, और साथ में ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज़ हो जाए। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो उस केस में हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, मतलब दोनों कंपोनेंट ये बढ़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी? प्रोसेस नंबर 0 to 5 हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ये कहाँ हो रही है? विंटर एसी में। कहाँ? विंटर एसी में। ठीक है जी, तो ये विंटर एसी में हो गया। 3 चीज़ें हो गई। अब क्या करो, तो रूम के अंदर सर्दी का टाइम है या गर्मी का टाइम है या सर्दी के टाइम में लगा लेते हैं। रूम के अंदर क्या करो, विंटर एसी मत चलाओ, आप क्या करो नॉर्मल हीटर रख दो। हीटर रखो, हीटर को चला के छोड़ दो। थोड़ी देर बाद देखना कमरा गर्म तो हो जाएगा, लेकिन आपको ड्राई सेंसेशन होने लगेगी, इचिंग होने लगेगी, आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाएगी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो यहाँ पे जो हमारे रूम में जो पानी होगा ना उसको वेपराइज कर देगा, और हमारा जो ये यू कैन से एयर के अंदर जो पानी होगा उसको इवेपोराइज कर देगा, और इवेपोराइज करने के बाद, इवेपोरेट होने के बाद हमारे को डीह्यूमिडिफिकेशन फील होगी। तो डीह्यूमिडिफिकेशन हो रही है और हीटिंग हो रही है। तो ये कब होता है? रूम हीटर तो नॉर्मली हम विंटर में अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो है इसमें हो रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने आपको ये जो चारों प्रोसेस है उसको कोरिलेट कर दिया हमारी डेली लाइफ में जो प्रोसेस हो रही हैं उनसे। तो आज के लेक्चर में आपको मज़ा आया होगा। आई होप आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।